डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस में। आज हम लोग 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जो आया पेपर है उसकी चर्चा करेंगे और हम लोग इसके एनालिसिस को देखेंगे और यहाँ से कुछ जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं कि जिस एरिया से उसने क्वेश्चन पूछा है हो सकता है अगली शिफ्टों में इन्हीं एरिया से वह क्वेश्चनों को पूछने की पूरी संभावना रखेगा। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है 113 है, जिसका भी जो भी सेट रहा हो वो अपने हिसाब से उसको मैचअप करेगा और क्वेश्चनों को देखेंगे और उसका आंसर आप मार्क करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो पहला है, हु रोट द स्कारलेट लेटर, यानी स्कारलेट लेटर जो है किसने लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नथानियल हॉथॉर्न। ये अमेरिका के एक रोमांस और कहानी लेखक हैं, ध्यान रखेंगे अमेरिका के हैं। इसके अलावा जो इसका ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट है अपना 114, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा दी गई है। तो ध्यान रखना ये बहुत ही फेमस है। जो भी स्नैपचैट आप लोग इस्तेमाल करते होंगे स्नैपचैट का, तो वहाँ पर यह जो है स्ट्रिक्स की सुविधा दी गई है। कुछ नहीं है, ये इमोजी के टाइप का है और जो आप लोग उसमें आप जब भी वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाता है इसका। इंस्टाग्राम तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा ट्विटर के बारे में आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ट्विटर जो है यहाँ पर वह एक ब्लू टिक का यूज करता है, ब्लू टिक। इसके अलावा फेसबुक भी जो है ब्लू टिक नामक एक जो क्या लेकर आया है, यह भी जो है अपना एक कोड लेकर आया है। यह भी कोड जो है टिक करता है और अपने जो है अकाउंट, जितने भी अकाउंट बने हुए हैं उनसे क्या करवाता है, उनसे उनकी सारी जानकारी लेकर जो है उसको वेरीफाई अकाउंट के नाम से भी करता है। तो मेटा है, मेटा की एक सुविधा है फेसबुक। तो हम लोगों ने देख लिया है इन क्वेश्चनों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 115, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर है कांचीपुरम में इसकी राजधानी थी। और कांचीपुरम जो पल्लव राजवंश की कला शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध है और कांचीपुरम में ही एक मंदिर है श्री पेरुमल मंदिर, और श्री पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। और आप ध्यान रखना इस बात का कि कांचीपुरम जो पल्लवों की राजधानी रही, यह द्रविड़ शैली में बनाए गए मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पल्लव राजवंश में 3 बहुत प्रचलित शैलियाँ थीं। नंबर 1 था राजसिंह शैली, दूसरी थी नरसिंह शैली, तीसरी थी मामल्लपुरम शैली, या हम इसको जिसको कहते हैं महेंद्र शैली के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा है, तो इसके जो अगर हम बात करें तो ये करीब करीब 8वीं शताब्दी के आसपास तक रहा, 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास तक रहा था और करीब करीब 275 ईसा पूर्व के ईस्वी के आसपास से लेकर और 9वीं शताब्दी आसपास तक रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है। तो पहले आप ध्यान रखें कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड से क्वेश्चन क्यों पूछा है। तो क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि भारत के व्यापार में इस बार बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड का जो काम है वह है उसकी निगरानी रखना और व्यापार में स्थिरता बनाए रखना, यानी स्टेबिलिटी बनाए रही जा सके कि आयात और निर्यात में बैलेंस बना रहे पूरे दुनिया का। तो ये भारत के लिए काम नहीं करता, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यह। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है और यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है और इसका मुख्यालय जो है बेसेल में है, बेसेल, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 117, तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे जो है किसे चुना गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अमिताभ बच्चन को चुना गया है। तो ध्यान रखना 2017 से लेकर 2018-19 तक और उससे पहले जो थी वो पीवी सिंधु थी, पीवी सिंधु, और अब अमिताभ बच्चन है लेटेस्ट। तो ध्यान रखना ये इसने जो करंट अफेयर बनाई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए वो अप्रैल माह के आसपास की बनाई है इसने, तो ध्यान रहे। तो नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं। अच्छा, शाहरुख खान से भी एक आप ध्यान रखना, शाहरुख खान के लिए भी एक सिक्का जारी किया है। जो टॉप मोस्ट जो व्यक्ति हैं उनके लिए एक सिक्का जारी किया जाता है इंग्लैंड में, तो उसकी वजह से शाहरुख खान भी चर्चा में है।
आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है 118 और पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है। तो यहाँ का जो ऑप्शन नंबर सी सही है कि सिगफ्रीड लाइन। वास्तव में देखा जाए तो जो सिगफ्रीड लाइन है इसको हम हिंडनबर्ग भी कहते हैं, हिंडनबर्ग रेखा। और हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट भी है जो अमेरिका जारी करता है, जिसने अभी आपने देखा होगा भारत में उसने जो है वित्तीय स्थिरता को तबाह करने के लिए एक जो है रिपोर्ट जारी की है। तो ध्यान रखना कि सिगफ्रीड रेखा को ही हम हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पर जो है लड़के फंसे होंगे और यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने कोई और अन्य ऑप्शन लगा दिया हो। तो अगर वह ध्यान से देखते, यदि ऑप्शन को हटाने की कोशिश करते तो यहाँ से काम उनका हो जाता। अगर हम इसकी बात करें 49वीं पैरेलल रेखा की, तो कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बीच बनती है। और KW लाइन की बात करें तो KW लाइन बेल्जियम में है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1939 के समय में इस रेखा का न्यूनतम प्रयोग किया गया। अच्छा, आइए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 119, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे हैं इस बार उसने। और आप मानिए, यकीन मानिए कि ये जो लेवल है, ये लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ लेवल है। आज अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कांस्टेबल वाली तैयारी काम नहीं करेगी। तो शानदार क्वेश्चन पूछा है इसने और पूछा है कि भाई विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT का जो मंत्रालय वो किसके अंतर्गत आता है। शानदार क्वेश्चन है। अभी तक ऐसे क्वेश्चन जो है IAS और स्टेट PCS में पूछे जाते थे, कौन सा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसका सही है। यह क्या काम करता है, यह भारत में निर्यात को बढ़ावा देता है। भाई भारत में किसको बढ़ावा देता है, निर्यात को बढ़ावा देता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो परमाणु ऊर्जा के लिए जो है यूरेनियम की आवश्यकता पड़ेगी। भाई यूरेनियम का ही आपको पता है, यूरेनियम 238 का ही प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन को हम क्या कह रहे हैं, भविष्य का ईंधन कह रहे हैं। हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन चलित जो हमारी कारें भी आ गई हैं। इसके अलावा कार्बन, आपको पता ही है कि इसका प्रयोग हम लोग जो है कार्बन C40 का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पौधों की आयु को जानने में या मृत जीवों की आयु को जानने में या जीवाश्मों की आयु जानने में। और सिलिकॉन का प्रयोग तो आपको पता ही है अर्धचालकों के रूप में किया जाता है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा परमाणु केंद्र कहाँ है। तो नेक्स्ट है आपका कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है। बहुत शानदार सरल क्वेश्चन था और आपको इसका आंसर सबको पता ही होगा। और जो है ये गौतम बुद्ध नगर में आता है। आइए, नोएडा, तो इसको हम कहते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, इसका पूरा नाम है। आइए बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन नंबर 122 यानी 122। और इसका क्या कह रहा है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई विश्व डाक दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है। तो UPU, यूनियन पोस्टल जो है, यानी कि यूनियन पोस्टल सर्विस के नाम से जाना जाता है। UPU के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1874 में। और इसका जो मुख्यालय है वो बर्न में है, स्विट्जरलैंड में। बर्न, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो हम लोग भारत इसका कब सदस्य बना। तो भारत 1876 में इसका सदस्य बना। हो सकता है कि अगला आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि भारत इसका सदस्य कब बना। बहुत पुरानी संस्था है। अब आते हैं हम लोग कि भारत में डाक व्यवस्था कब से लागू हो गई। तो भारत में डाक व्यवस्था जो है 1 अप्रैल 1854 से लागू हो गई। और लॉर्ड डलहौजी के समय में, ध्यान रखना बच्चों कि लॉर्ड डलहौजी के समय में यह व्यवस्था जो है शुरू हो गई। आइए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जून 2024 तक, देखो क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ और नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही उसने क्वेश्चन पूछ लिया एक मंत्रिमंडल से। और मैंने शानदार तरीके से क्लास में आपको मंत्रिमंडल बताया और यह भी बताया कि संघीय मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल जो है संघ गृह मंत्रालय, कौन कौन से संघीय गृह मंत्रालय, कौन कौन से जो है संघीय मंत्रालय होते हैं। तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 123, जून 2024 तक संघ
गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? जो पहले थे वो अभी भी हैं, तो अमित शाह के बारे में, तो ये गृह मंत्री हैं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, संघीय गृह मंत्री हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि सहकारिता मंत्रालय के कौन मंत्री हैं? वो भी संघीय, तो ध्यान रखना अमित शाह ही उसके मंत्री हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। बहुत ही फेमस और जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में। तो आप लोग ध्यान में रखें कि जब 1884 में इसका राष्ट्रीय कांग्रेस संघ के रूप में गठन कर दिया, किसने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और जब ए.ओ. हुम एंटर हुए इसमें, और ए.ओ. हुम ने कहा कि नहीं भाई, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाएगा, जो भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देगी और उदारवादी नेताओं के प्रचलन को बढ़ाएगी। और पहला अधिवेशन भी बम्बई में कर दिया गया और 1885 में। ध्यान रखना, मैंने क्लास में शानदार तरीके से 8 अधिवेशनों को कराया है, बम्बई और बकनई। इसको ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे और आप लोग जो है क्वेश्चन के फ्रेम को देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, और इसी पर आधारित आप जो है उसको निकालने की, टैकल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपसे उदारवादी नेता पूछ ले, हो सकता है कि आपसे 1892 का अधिवेशन पूछ ले, हो सकता है आपसे 1888 का अधिवेशन पूछ ले, हो सकता है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले, पहला ईसाई अध्यक्ष पूछ ले, पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछ ले। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो है एरिया ब्रॉड है, तो आप लोग जो है ध्यान से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो 1 to 5 क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। हो सकता है कि बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी हो, तो अगर यहाँ से आप ऑप्शन हटाते तो ये आपको आंसर मिल जाता। तो क्वेश्चन है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था? तो बॉम्बे के जुहू में उसको जो है स्थापित किया गया, और ये जो हवाई अड्डा था वास्तव में एयरोड्रोम के रूप में था, और बाद में इसका विस्तार कर दिया गया। और आपको पता है कि 1932 में पहली बार हमारे देश में उड़ान हुई, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि देश में उड़ानों का सिलसिला शुरू हो गया जब हमारा देश ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य से ग्रस्त था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, और जो है इसमें जो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हुई होगी। एक क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसको जो है आयोग गलत माने, लेकिन जो है मैंने इसको दोनों तरीके से देखने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड सीमा, जो लिमिट की सीमा है वो क्या है? तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो यहाँ पर दिया है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो पहाड़ी राज्य हैं, जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं, उनके लिए जो सीमा है यह 20 लाख रुपए की है, और जो सामान्य राज्य हैं उनके लिए ये सीमा 40 लाख रुपए की है। तो यहाँ पर जीएसटी पंजीकरण के लिए पूछा है, फॉर सर्विसेज के लिए पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा अगर इसने 40 लाख का ऑप्शन नहीं दिया है। तो 100% इसका ऑप्शन 20 लाख रुपए होगा। लेकिन यहाँ पर इसने व्यवसाय एवं सेवाओं के लिए जो सीमा है वो 40 लाख है। अगर इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि भाई सामान्य के लिए है या विशेष राज्यों के लिए, तो ये तो विशेष राज्यों के लिए 20 लाख रुपए की सीमा है। कुछ लोगों ने यहाँ पर 50 लाख रुपए लगाया होगा, जो बिल्कुल ही गलत है। ध्यान रखें आप लोग इस चीज़ का। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है कि दुर्भावनापूर्ण फाइलों, छवियों का उपयोग करके हैकर आपके खाते की जानकारी चुराने और आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो देखो ध्यान रखना, क्या कह रहा है कि यूज इमेज विद मैलिशियस फाइल देम, यानी कि आपकी इमेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने पता होगा कुछ दिन पहले एक खबर न्यूज में थी कि किसी का फोटो चेहरा लगाकर, जैसे कि आपने देखा होगा इसमें एक मूवी है पुष्पराज, उसमें एक अभिनेत्री है, उसकी जो एक छवि का लगाकर उसका दुरुपयोग किया गया। तो हम इसको इमेज फिशिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। इसको हम इमेज फिशिंग कहते हैं। कैट फिशिंग आप जानते ही हो कि ये एक तरीके का क्या है कि जाल में फंसाकर पकड़ने वाली एक कला होती है। वीपीएन एक नेटवर्क का माध्यम होता है। और जो है सिम फिशिंग, इसको मैं आपको आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोएशिया के गणराज्य की राजधानी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्लास में अच्छे से पढ़ाया है, एक एक राजधानी को अच्छे से पढ़ाया, यूरोप की राजधानी मैंने बताया, एशिया की राजधानी बताया, यहाँ तक कि मैंने आपको वीडियो भी बना कर दी है, तो आप लोग देख सकते थे। जागरेब इसकी राजधानी है क्रोएशिया, और यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये देश कब अस्तित्व में आए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यूरोप का विखंडन हुआ तब ये आए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आतंकवाद, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे वो एनआईए से पूछ ले कि एनआईए की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई, एनआईए का मुख्यालय कहाँ है, एनआईए किस लिए काम करती है, अपहरण से संबंधित कौन है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आतंकवाद से जो संबंधित है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है कि यह आतंकी संगठनों की सुरक्षा एजेंसी द्वारा जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आतंकी संगठनों को सुरक्षा एजेंसी द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता प्रदान करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 130। तो देखो मैंने कई बार बताया आपको क्लास में, जब भी मैं भारत की सीमाएं पढ़ाता हूं या किसी देश की मैं भौगोलिक स्थिति आपको पढ़ाता हूं, तो क्या पूछता है कि थंडर ड्रैगन की भूमि, या हम इसको लाइटिंग और तूफानों की भूमि कहते हैं। यहाँ बहुत सारी लाइट गिरती हैं, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे तूफान आते हैं, हिमालयन तूफान कहते हैं हम इसको। ये भूटान है भाई, ये भूमि भूटान है, थंडर ड्रैगन। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये कोई ज़्यादा आसान ज़्यादा जो है क्वेश्चन खतरनाक नहीं था, या उस लेवल का क्वेश्चन नहीं था, आप आसान क्वेश्चन था। तो आप लोग नेपाल के बारे में भी रखिए, बांग्लादेश के बारे में रखिए। आपसे पड़ोसी देशों का एक चैप्टर आपको दिया गया है, हो सकता है इनकी सीमा पूछे आपसे, किस किस की सीमा रखती है, हो सकता है कोई राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। आप लोग इस पर ध्यान बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन है कि भाई कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो भाई देखो, इंस्टाग्राम तो है, ट्विटर है, फेसबुक है, तो भाई गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है भाई, सर्च इंजन है। तो हम लोग, और फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया है, ट्विटर क्या है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम क्या है, टोटल जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ध्यान बनाकर रखिए, हो सकता है कि इन सब के संस्थापक पूछ ले आपसे। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से जो है किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धित या त्वरित यूट्रोफिकेशन। भाई यूट्रोफिकेशन की बात आती है तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण की बात ही नहीं कर रहा है, वो यूट्रोफिकेशन की बात कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में जो प्रदूषित जल की मात्रा है वो बहुत तीव्र गति से हो रही है। तो ध्वनि प्रदूषण खत्म, ऊष्मा प्रदूषण खत्म, मृदा प्रदूषण खत्म। तो क्या कह रहा है, किस प्रदूषण का संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन के माध्यम से होता है। तो ध्यान रखना, आजकल जो है बीओडी बहुत चर्चा में रहता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस। हो सकता है आपको यहाँ से बीओडी पूछ ले कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। मैंने करंट अफेयर में मैं करंट अफेयर जब मैं क्लास लेता हूँ तो वहाँ पर मैं अच्छे से इन चीज़ों को कवर कराता हूँ। आप देखते हो बीओडी की मात्रा यमुना में बढ़ गई है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई बीओडी की तो क्या यूट्रोफिकेशन है, और ये प्रदूषण का संवर्धन करता है, यानी कि इसको छानने का काम करता है। नेक्स्ट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो पहली बात तो आप ध्यान में रखना, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी जो है क्या कह रहा है कि चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। इनको हम सीडी देशमुख भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, सीडी देशमुख भी कहते हैं। एक आपको बात पता चली कि जब हमारा भारत आज़ाद ही नहीं हुआ था उससे पहले हमारे देश में विमुद्रीकरण हो चुका था, यानी कि पैसे का अवमूल्यन कर दिया गया था। तो अब तक मुझे बताइए कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है। दूसरी बात क्या है, शक्तिकांत दास ये वर्तमान में कौन है, आरबीआई गवर्नर है। डी सुब्बा राव ये भी गवर्नर रहे, उर्जित पटेल ये भी गवर्नर रहे। तो आप मुझे बताइएगा कि जो MPCI मौद्रिक पॉलिसी कमेटी आई तो किस जो है आरबीआई गवर्नर के समय में आई, और MPC का गठन क्यों किया गया। और बताइएगा मुझे कि आरबीआई जो है
किस तरीके से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने काम करता है। और साथ में यह भी मुझे बताइए आप लोग कि आरबीआई की स्थापना 1935 के एक्ट से तो हुई, लेकिन जो है कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशकों के बारे में या किससे संबंधित है। तो आपको पता ही है कि भाई भाग जो 4 है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और भाग 5 किससे संबंधित है बताओ मुझे, संघ की कार्यपालिका। भाग 2 किससे संबंधित है बताओ भाई, नागरिकता से। भाग 3 किससे संबंधित है भाई, मौलिक अधिकारों से। हो सकता है आपसे किसी आर्टिकल को पूछ ले, हो सकता है आर्टिकल 4 चर्चा में है, समान नागरिक सिविल संहिता, वो पूछ ले आपसे। हो सकता है पर्यावरण संवर्धन पूछ ले, हो सकता है पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 पूछ ले, हो सकता है कि आपसे आर्टिकल 39 पूछ ले। देखो कोई भी आर्टिकल आपसे पूछ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जल्दी से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। क्वेश्चन है, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट के लेख किसके द्वारा लिखी गई। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इसने जो है ये पुस्तक चर्चा में थी, किसी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, तो वहाँ से लिया गया है पूरा का पूरा कंसेप्ट। बहुत लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को लगाया होगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू गलत है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 20 सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और 1896 के आसपास इसको लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है। तो आपको पता ही है कि भाई प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि वायु के अणु सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि रमन सुब्बा राव, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रमन सुब्बा राव भैया 2024 अप्रैल में इनके बारे में एक आर्टिकल छपा, और आर्टिकल छपा क्योंकि इनका निधन हो गया। ये ब्रिटिश खिलाड़ी थे भाई, और हमारे आंध्र प्रदेश के निवासी थे भैया। इसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में कराया था अच्छे से। और ये कैसे खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे, ध्यान रखना आप लोग। तो रमन सुब्बा राव, बहुत लोगों ने हॉकी लगाया होगा, फुटबॉल लगाया होगा, टेबल टेनिस, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ा था तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे। लेकिन आप मेरी करंट अफेयर क्लास देखेंगे ऑफलाइन वाली जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, वहाँ इसको सीधे तौर पर यह क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 138, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो आपको पता ही है कि भाई सबसे लंबी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की। तो देखो जो कृष्णा है वो तो सबसे लंबी नदी नहीं है। पूर्वी भारत की ओर बहती है कौन सी, महानदी। नर्मदा कहाँ बहती है, पश्चिम भारत की ओर। तो क्या है भाई, तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। हो सकता है अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि ये नदी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महानदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा कहाँ से निकलती है। एक बार जाकर क्लास के नोट्स को आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा है यहीं से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट बात करते हैं NHRC। कई बार आपको बताया है, कई बार जब भी कोई भी मानवाधिकार का केस आता है तो करंट अफेयर में मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर है NHRC का पूरा नाम क्या है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ह्यूमैनिटी, नहीं गलत हो जाता है पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है राइटियस, नहीं गलत हो जाता है। क्या कह रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया NHRC। अब इसकी स्थापना 1993 में हुई। और मुझे आप बताइएगा कि भाई ये मानवाधिकार आयोग क्या काम करता है, और इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं और किसमें कितने सदस्य होते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है वर्ष 85, यानी कि वर्ष 1985 के तहत जो है कौन सा क्वेश्चन है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा महिला। तो इस वर्ष जो है 1985 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की घोषणा हो गई थी, और यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों के प्रति बहुत जो है बात की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है कुछ लड़कों ने इसको नहीं किया हो, स्किप कर देते तो शायद जो है क्वेश्चन ठीक ही रहता। आइए बात करते हैं हम लोग जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अनुसंधान विधियों उत्तरदाताओं अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है कि भाई वो कौन सी विधियां हैं जो उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर दो विधियां बहुत काम में लाती हैं जो अनुसंधान विधियां हैं। पहली कौन सी है गुणात्मक और दूसरी कौन सी है मात्रात्मक। इन दोनों में ही जब दोनों को मिला दिया जाता है तो हम इसको कहते हैं मिश्रित अनुसंधान विधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हो सकता है आपसे एक और ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले कि जो है चार्जशीट कब दायर की जाती है, चार्जशीट का टाइम क्या होता है पुलिस के लिए। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है और वर्ष 2016 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। भाई जो बीआरआई है ना, इसका पूर्ण नाम क्या है। तो अब देखो बीआरआई जो है ना, इसको हम वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको हम पाकिस्तान में CPEC भी कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको हम लोग कहते हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देख रहे हो आप लोग कि ट्रेंड कहाँ का पकड़ा है और क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया है उसने। तो ध्यान रखना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड, ये चाइना की पहले हैं और भारत को घेरने का काम कर रही हैं। ध्यान रखना, जो चाइना है यह भारत को घेरने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति अपना रहा है। यह भारत को जो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति जो श्रीलंका में भी अपने बंदरगाह स्थापित कर रहा है, बांग्लादेश से भी संपर्क बढ़ा रहा है, नेपाल से भी संपर्क बढ़ा रहा है, पाकिस्तान से भी संपर्क बढ़ा रहा है। इस तरीके से भारत को जो है घेरने की नीति के लिए यह मोतियों की माला या स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति का भी प्रयोग करता है। ध्यान रखना, अपने पड़ोसी देशों के लिए एक और नीति का प्रयोग करता है, डेप्ट ऑफ ट्रैप्ट। डेप्ट ऑफ ट्रैप्ट मतलब कर्ज जाल की नीति। बहुत ध्यान रखना आप लोग। हो सकता है कि अभी इसने बीआरआई पूछा है, हो सकता है आपसे जो है कर्ज जो है कर्ज जाल की नीति पूछ ले, मोतियों की माला की पहल पूछ ले या नीति पूछ ले। अब अगर ये नहीं पूछता तो आपसे उत्तर यानी इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपसे पूछ सकता है कि भाई भारत क्या भागीदार है इसका। हाँ भाई भारत भागीदार है। हो सकता है आपसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूछ ले, ISA पूछ ले। तो हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छे से क्लास में इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है क्योंकि ये क्लास आपकी आम क्लास तो नहीं थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट व्यक्तियों उस संगठन की सुरक्षा खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। भाई अभी का आपने कुछ देखा कि 2023 में और 2024 में क्या रहा था कि भाई जो विशिष्ट व्यक्ति थे उनके अकाउंटों को ले लिया जा रहा था, उनके खाते की जानकारी ले ली जा रही थी। कहा गया था कि उनके अकाउंटों पर हमला कर दिया गया है और ये भी कह दिया गया कि भाई हम इसकी जांच कर रहे हैं। भारत सरकार इस पर बैकफुट पे आ गई, इसका बहुत हाय उल्ला हुआ था, आपको पता है। तो यहाँ पर जो है वो स्फीयर फिशिंग का मामला था। किसका मामला था? स्फीयर फिशिंग का। ध्यान रखना, ये जो साइबर जो क्राइम से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं। आप ध्यान में रखिए। अब यदि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ध्यान रखें आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आधे बात करते हैं कि भाई जो है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई। तो इसकी घोषणा जो है वर्ष 2000 में हुई और जुलाई का महीना था भाई, और जुलाई के महीने में इसकी घोषणा हुई। और आपको पता होगा हमने यह निश्चित कर दिया कि जो कृषि क्षेत्र है ना, इसमें 4% की ग्रोथ लेकर आना है। और आपको पता है कि जब यह नीति घोषित की गई तो कृषि का कैसे विकास हो इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें विचार किया गया। तो आप मुझे बताइएगा MS स्वामीनाथन आयोग का संबंध किससे है, और मुझे आप ये भी बताइएगा कि MS स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। क्योंकि अगर यदि उसने राष्ट्रीय कृषि नीति पूछी है, हो सकता है MS स्वामीनाथन आयोग पूछ ले। हो सकता है आपसे कि CAPC क्या है वो भी आपसे पूछ ले, है ना। आपसे ये भी पूछ ले कि भारत सरकार के द्वारा कितनी जो है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। तो आप लोग जैसे कि ध्यान रखना 22 फसलों के लिए दिया जाता है। आप मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट करके कि जो है MS स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ। तो ध्यान रखना। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 145,
वर्ष में, यानी किस वर्ष की बात कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही जवाब है वर्ष 2006। तो हमने आपको पढ़ा होगा, आपने जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ तो 1946 के आसपास जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, जिसको समाप्त कर दिया गया। और क्या कह दिया गया भैया, ऐसा है कि अब एक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद होगी और इसकी स्थापना 2006 में कर दी गई। तो ध्यान रखना, पहले आयोग था, वर्ष 2006 में इसका जो है परिषद के रूप में गठन कर दिया गया। तो भारत भी इस परिषद का 2021 से लगातार जो है सदस्य और अध्यक्ष बना हुआ है। तो इसमें क्योंकि भारत सदस्य अध्यक्ष बना हुआ है इसका, इसलिए वहाँ से इसने क्वेश्चन पूछ लिया। क्या काम करता है कि भाई दुनिया भर में जो भी मानवाधिकार संबंधित है, यानी कैसे जेलों में लोग रह रहे हैं, क्या क्या खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उनको अच्छे से, उनके लिए उनको जीवन जीने की क्या उसको जेल में स्वतंत्रता है। जैसे इजराइल के द्वारा बहुत सारे मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है वर्तमान में, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही एक प्रतिष्ठित संस्था है और जो है गैर लाभकारी संगठन के रूप में काम करता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको स्किप कर सकते थे लड़के, लेकिन इसका जो आंसर है वह है रस्कुक। ये ब्रिटिश नागरिक हैं भैया, और इन्होंने पूरे अफ्रीका महाद्वीप को जो है कॉन्टिनेंट है उसको पार कर दिया था। और अप्रैल की बात है, ये अप्रैल 2024 की। और रस्कुक के बारे में अखबार में छोटा सा आर्टिकल छपा था, ये दैनिक जागरण की खबर है। तो अखबारों से इसने सीधा जो है उठा लिया है। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरचित बासमती किस्मों के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? अब बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई। अफगानिस्तान में तो होता ही नहीं, खत्म भाई। बांग्लादेश में होता है, लेकिन हमारी इससे कोई लड़ाई नहीं है व्यापार को लेकर। म्यांमार से हमारा इतना अच्छा व्यापार नहीं चलता। बचा कौन सा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन से भी हटाकर निकाल सकते थे यदि आपने पढ़ा होता। तो हमने अभी क्या हुआ है, एक्चुअल में पाकिस्तान ने जो अपना बासमती चावल है उसको ईयू में जीआई टैग दिलवा रखा है, और हम भी जीआई टैग की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमने एक कानूनी लड़ाई लड़ना इस पर स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हम पहले से चावल इसको निर्यात कर रहे थे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अगर नहीं पता था तो आप इसको कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन यदि हटाते आप लोग बच्चों तो आपको जो है क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। तो ध्यान रखना। तो बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा भारतीय राज्य अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भाई वर्ली चित्रकला तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र में है। तो बताइए राजस्थान में कौन सी है? किशनगढ़ी है कि नहीं है? बनी ठनी है कि नहीं है? मध्य प्रदेश में बताओ आप मुझे, उड़ीसा में बताओ। तो उड़ीसा में आप क्या है तो बताओ मुझे ज़रा कमेंट करके। और ये भी बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पट्ट चित्रकला कहाँ होती है, मधुबनी कहाँ होती है? ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट है हमारा चिकनकारी। भाई चिकनकारी कहाँ की है? तो चिकनकारी आप एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है और इसका संबंध लखनऊ से है ना। तो लखनऊ में चिकनकारी की जाती है। कभी कभी जरूदजी भी सुना होगा आपने ना, जरूदजी और चिकनकारी दोनों ही। तो जरूदजी वाराणसी में भी होती है। यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन क्या चाहिए? चिकनकारी। तो चिकन और कारी कहाँ होती है? लखनऊ में। नेक्स्ट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है इसने, और क्वेश्चन है कि भाई महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? देखो, अम्लीकरण की बात कर रहा है। अम्लीकरण यानी कि जो महासागर है ये कैसे तेजी से अम्लीकरण हो रहे हैं? पहला, क्योंकि हमने देखा है कि आपने देखा होगा जलवायु परिवर्तन की घटना का नाम सुना होगा आपने, कि जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो महासागर तेजी से अम्लीकरण हो रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? कि हम लोग भारी मात्रा में क्या कर रहे हैं? CO2, और CO2 का पैदा कर रहे हैं, और महासागर क्या करते हैं? CO2 का अवशोषण करते हैं भैया। और जब CO2 का अवशोषण करते हैं तो जो महासागर ये जल है ना, वो क्या हो जाता है? एसिडिफिकेशन होने लगता है। और जब एसिडिफिकेशन होता है तो भैया आपको पता है कि जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक होता है। और जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक होगा तो क्या होगा भाई? कि हमारी पूरी दुनिया की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। तेल का रिसाव
यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन प्राथमिक कारण क्या है कि हम लोग बहुत भारी मात्रा में क्या पैदा कर रहे हैं, CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है 150 जो है देख लिए हैं, हमने GS के क्वेश्चनों को देखा है। आप लोगों को इन क्वेश्चनों से एक जो है आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, किस तरीके से फ्रेम करेगा। तो आप लोग अच्छे से एक बार जो है इनको देख लीजिए और एक बार जो है ये रिवाइज़ करके जाइएगा। मैंने सारी अपनी क्लासों में हर एक सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कराया, और जब मैंने रिवीजन क्लास कराई तो आप उनसे भी आप उसको सहायता ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।